अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 21 से जीएम काउंटर या गीगर मुलर काउंटर। बच्चों, ये भी एक फेमस रेडिएशन डिटेक्टर है और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको बहुत सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे। इतना सिंपल कि अगर कोई भी इसको देखे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको बहुत ही सिंपल करके अंडरस्टैंड करें। बच्चों, इससे पीछे हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा। जितने भी रेडिएशन डिटेक्टर्स या रेडिएशन काउंटर्स है ना, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है और वो कॉमन चीज़ है आयोनाइजेशन। जब भी रेडिएशंस एंटर होती हैं हमारे डिटेक्टर में या हमारे जो काउंटर में, तो वो आयोनाइजेशन क्रिएट करती हैं। अब उस आयोनाइजेशन को आगे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए या रेडिएशन को काउंट करने के लिए। ठीक है जी। तो बच्चों, इस रेडिएशन काउंटर जो हमारा जीएम काउंटर है, इस रेडिएशन काउंटर के अंदर भी बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आयोनाइजेशन ही है। जब रेडिएशन एंटर होंगी हमारे काउंटर के अंदर तो वो आयोनाइजेशन क्रिएट करेंगी और उस आयोनाइजेशन को फर्दर हम इस्तेमाल करेंगे रेडिएशन के बारे में स्टडी करने के लिए या रेडिएशन को काउंट या उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों, ये है गीगर म्यूलर काउंटर। ये एक स्टूडेंट और टीचर थे दोनों, ठीक है जी, जिन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया गीगर म्यूलर काउंटर को या जीएम काउंटर को। तो हम स्टार्ट करेंगे गीगर म्यूलर काउंटर की प्रिंसिपल से। ठीक है जी। द डिस्चार्ज इन ट्यूब। ठीक है, गीगर म्यूलर काउंटर की जो ट्यूब होती है, जिसको हम जीएम ट्यूब भी कहते हैं, इस ट्यूब के अंदर एक जो गैस होती है उसमें डिस्चार्ज पैदा होता है। ये डिस्चार्ज कैसे पैदा होता है? रिजल्ट्स फ्रॉम आयोनाइजेशन। देखिए, फिर वही बात, आयोनाइजेशन। तो इस ट्यूब के अंदर जब रेडिएशन एंटर होती हैं तो वो आयोनाइजेशन क्रिएट करती हैं। उस आयोनाइजेशन से गैस में डिस्चार्ज होता है और फर्दर फिर उसको हम डिस्चार्ज को हम करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बाहर लगा होता है, ठीक है, और उस करंट को फिर हम स्टडी करते हैं अपनी रेडिएशन के बारे में, जो है उसको फर्दर उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो तकरीबन सारे डिटेक्टर्स में आयोनाइजेशन तो ज़रूर होती है। फिर उसको आगे आयोनाइजेशन को आगे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये डिपेंड करता है आपके मैकेनिज्म के ऊपर और उस काउंटर का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो मेन इसका हिस्सा है जहां रेडिएशन एंटर होती है और हम उनको डिटेक्ट करते हैं, वो है जीएम ट्यूब। ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी ट्यूब होती है। ये आम ये जो जीएम काउंटर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और आम जो लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पर ये होता है। इवन कॉलेजेस की जो लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पर भी ये होता है। तो जीएम ट्यूब इसका मेन हिस्सा है, जीएम ट्यूब या गीगर म्यूलर ट्यूब। बच्चों, इस ट्यूब के अंदर एक गैशियस मीडियम है। ये देखें, गैशियस मीडियम है। ये गैशियस मीडियम असल में दो गैसेस का मिक्सचर होता है। एक होती है प्रिंसिपल गैस, ठीक है, जिसमें हमने आयोनाइजेशन करवानी होती है। ये कोई भी नोबेल गैस होती है। यहाँ पर जो हमने यूज़ की है वो आर्गोन गैस है। ठीक है जी, नोबेल गैस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्गोन गैस यूज़ की है। उसके साथ एक क्विंचिंग गैस होती है। ये क्विंचिंग गैस क्या होती है, आगे चल के जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें समझ आएगा कि क्विंचिंग गैस क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो क्विंचिंग गैस के तौर पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ब्रोमीन को यूज़ कर रहे हैं एज आ क्विंचिंग गैस। क्विंचिंग का मतलब क्या होता है और ये क्विंचिंग गैस क्या होती है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रिंसिपल गैस वो होती है जिसमें आयोनाइजेशन होनी होती है। तो क्विंचिंग गैस क्या होती है, इसके बारे में हम इसकी वर्किंग में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं इसकी जो इस ट्यूब की जो वॉल्स हैं बच्चों, ये वॉल्स कैथोड के तौर पर काम कर रही होती हैं। ठीक है, इनको हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है और इसके दरमियान में एक सेंट्रल वायर होती है, एक स्टिफ, आमतौर पर ये टंगस्टन की बनी होती है, सख्त वायर होती है। ठीक है, कंडक्टर होती है। ये वायर काम करती है एज अ एनोड, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया होता है। ठीक है जी। तो जीएम ट्यूब जो है हमारे सिस्टम का, हमारे काउंटर का मेजर जो हिस्सा है, जो मेन इसका पोर्शन है, वो जीएम ट्यूब है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। हम एनोड और कैथोड के दरमियान 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज है जिसकी वजह से कैथोड और एनोड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा, उनकी स्पीड या उनकी वेलोसिटीज को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये आप देख रहे हैं कि इस जीएम ट्यूब के पिछले वाले हिस्से में ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं। ये टर्मिनल्स हम एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है उसके अंदर हम इसको लगाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होता है उसमें हम ये जो आयंस यहाँ पर क्रिएट होते हैं या चार्ज यहाँ पर जो क्रिएट होते हैं उनको हम ट्यूब से बाहर लेके जाते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में और एज अ करंट हम इसको मेजर करते हैं जो यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रही होती है।
उसके अलावा क्या होता है, ये रेड जो आपको नजर आ रहा है ये माइका ग्लास है, माइका विंडो है जहां से रेडिएशन ने एंटर होना होता है, ठीक है। और ये अंदर आपको गैशियस मीडियम नजर आ रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है बच्चों। इसकी वर्किंग भी इतनी ही सिंपल है जितनी सिंपल मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है, ठीक है। तो चलते हैं जी हम इसकी वर्किंग की तरफ। अब जरा रेडी होकर और जरा एक्टिव होकर बैठे हैं, बहुत सिंपल, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है बच्चों। जब रेडिएशन एंटर होती हैं इस गैशियस मीडियम के अंदर तो इसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। आपको पता है, लेट्स सपोज कि एक अल्फा पार्टिकल जो है वो एंटर हो गया अंदर, ठीक है, और अंदर ये किसी गैस मॉलिक्यूल को हिट किया इसने, अल्फा पार्टिकल ने, ठीक है। फर्ज करें कि ये गैस का कोई एटम है, ठीक है जी। ये जब अल्फा पार्टिकल इसको हिट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देगा। नतीजा क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक पॉजिटिव आयन। ये जो एटम है ये खुद क्या बन जाएगा, ये खुद एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कैथोड और एनोड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कैथोड नेगेटिव पोटेंशियल पे है, एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो नतीजा क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे, एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और विद हाई स्पीड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं बच्चों वो किधर जाना शुरू हो जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, क्योंकि ये इस आयन के मुकाबले में बहुत ही लाइट होगा, बहुत ही हल्का होगा, बहुत इसका मैस कम होगा, और इसकी वजह से ये ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा एनोड की तरफ। और आयन जो है ये चूंकि हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमारा आयन जब कैथोड की तरफ जा रहा होगा तो ये बहुत स्लोली आहिस्ता मूव करता हुआ जा रहा होगा। बच्चों अब ये बड़ा सिंपल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से जनाब आएगा एनोड पे, एनोड उसे अट्रैक्ट कर लेगा और फिर उसको एक एक्सटर्नल सर्किट में भेज देगा जिससे करंट बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एनोड की तरफ आ रहा होगा तो रास्ते में उसका सामना होगा बहुत सारे गैस। अब देखिए ना, रेडिएशन ने तो जो करना था वो करके चली गई, उन्होंने तो आयोनाइजेशन कर दी, ठीक है। लेकिन जो इस आयोनाइजेशन के नतीजे में फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं ना, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहे होंगे, यहां से नीचे की तरफ और यहां से ऐसे ऊपर की तरफ, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आ रहे होंगे तो रास्ते में इनका सामना होगा गैस मॉलिक्यूल से। प्रिंसिपल जो गैस है हमारी यहाँ पर आर्गोन गैस, उसके मॉलिक्यूल्स को ये फेस करेगा। नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उन मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, उनके साथ टकराएगा और जिसके नतीजे में ये फर्दर आयोनाइजेशन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मसलन एक इलेक्ट्रॉन जो है, फर्ज करें कि उसने दो मॉलिक्यूल्स को हिट किया और दो मॉलिक्यूल से उसने दो फ्री इलेक्ट्रॉन और क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब ये जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब ये क्या करेंगे, ये भी एक्सेलरेट होंगे एनोड की तरफ और ये फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आयोनाइजेशन क्रिएट कर सकता है अपनी उस एनर्जी की वजह से, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है एनोड की तरफ। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ने दो इलेक्ट्रॉन्स को मजीद फ्री किया, ठीक है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या करेंगे, ये आगे चल के ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर दो इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, आयोनाइजेशन क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह से आगे फर्दर दो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फर्दर आगे दो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी उसी तरह से फर्दर आगे दो इलेक्ट्रॉन, और ये। अच्छा देखिए ये क्या बन रहा है, एक चेन रिएक्शन बन रहा है, और इस चेन रिएक्शन के नतीजे में एक इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्री होंगे कि हम इसे कहेंगे एवलंच, हम इसे कहेंगे एवलंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक तूफान यहां पर क्रिएट होगा, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन यहां पर क्रिएट होंगे इस चेन रिएक्शन की वजह से। और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचेंगे, एनोड पे पहुंचेंगे, एनोड से वो जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट में और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होगा उसमें हम इसको काउंट करेंगे एज अ करंट, ठीक है जी। अब आयंस की बात कर लेते हैं। आयंस जो हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दो प्रॉब्लम्स आती हैं जब आयंस कैथोड पे पहुंचते हैं, ठीक है। वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहला प्रॉब्लम है डेड टाइम।
बच्चों डेड टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम के दौरान हमारा काउंटर जो है वो फर्दर रेडिएशंस को काउंट नहीं करता, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिटेक्टर है, या इसे आप कह लें जीएम काउंटर या सिंपली काउंटर, इज अनएबल टू रिकॉर्ड फर्दर रेडिएशंस। यानी कि ये वो टाइम होता है जिस टाइम में हमारा काउंटर जो है वो नई आने वाली रेडिएशंस को काउंट नहीं कर पा रहा होता, ये अनएबल टू काउंट। वजह क्या होती है बच्चों? ये जो आयंस यहां पर क्रिएट हुए हैं, ये पॉजिटिव आयंस जब कैथोड पर पहुंचेंगे तो कैथोड से इनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये आयन क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे दोबारा से। तो ये हमारी जो गैस थी इसके अंदर वो अपनी पहली स्टेट में वापस आ जाएगी। यानी कि रेडिएशन अंदर आने से पहले भी हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे, ठीक है। अब दोबारा से नई रेडिएशन को काउंट करने के लिए इन्हें दोबारा से फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनना है। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तभी बनेंगे अगर ये कैथोड वॉल पे पहुंचेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन आयन इतने तेज नहीं है, ये सुस्त हैं। ये एनोड कैथोड तक पहुंचते पहुंचते 10 रेज टू द पावर -4 सेकेंड, ये इतना टाइम लेंगे। तो इतने टाइम तक जब तक ये कैथोड पर पहुंचेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये दोबारा से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस टाइम ये सारे प्रोसेस में हमें 10 रेज टू द पावर -4 सेकेंड लग जाएंगे और इतनी देर तक हमारा जो काउंटर है वो फर्दर रेडिएशंस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइम को हम बोलते हैं डेड टाइम। क्लियर हो गया जी? तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो काउंटर है ये फास्ट काउंटिंग के लिए बेहतर है, स्लो काउंटिंग के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम हो गया बच्चों ये वाला जिसे हम कहते हैं डेड टाइम। दूसरा है सुपीरियस काउंट्स। बच्चों क्या होता है, जब एक आयन कैथोड तक पहुंचता है, ठीक है, तो कैथोड की वॉल से स्ट्राइक करता है, वहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करके दोबारा से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक आयन जब कन्वर्ट होगा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो बच्चों ये आयन जो था, ठीक है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था न्यूट्रल होने के लिए। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो कि पहले फ्री था, जब आयन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, जब आयन ने उसे जो है वो अट्रैक्ट कर लिया, या वो आयन में उस आयन के पास चला गया और आयन न्यूट्रल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था, अब ये इलेक्ट्रॉन एक बाउंड सिस्टम में चला गया। ये एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था। तो जब ये इस आयन में चला जाएगा, इस आयन के इस मॉलिक्यूल के इस एटम में या इस आयन में चला जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेस एनर्जी है उस एनर्जी को ये रिलीज करेगा किस शक्ल में, अल्ट्रा वायलेट फोटोन की शक्ल में। देखें क्या होगा, जब ये आयन कैथोड की वॉल पे पहुंचेंगे, वहां से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और एक न्यूट्रल हो जाएंगे। जब ये न्यूट्रल होंगे तो ये आयन क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। बच्चों याद रखें, जब भी एक बाउंड सिस्टम बनता है, जब भी एक अनबाउंड से बाउंड सिस्टम बनता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो यहां पर भी आयन और इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग थे वो अनबाउंड थे। जब आयन और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, आयन न्यूट्रल हो गया, वो एक बाउंड सिस्टम बन गया। इस बाउंड सिस्टम बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास पहले थी। जब वो किसी एटम के ऑर्बिट में चला जाएगा तो वो अपनी जो एक्सेस एनर्जी है, जो जायद एनर्जी है, उसको रिलीज करेगा। और किस शक्ल में रिलीज करेगा, यूवी फोटोन की शक्ल में, अल्ट्रा वायलेट फोटोन की शक्ल में, ठीक है। अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो याद होगा बच्चों, फोटॉन्स जब कैथोड की वॉल्स के साथ टकराएंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और वहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जब दोबारा से
हमारे एनोड की तरफ आएंगे तो फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो पहले हुआ था, आयोनाइजेशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे हमारे काउंटर पे। पहले करंट पल्स की शक्ल में एक काउंट आ चुका है, ठीक है। अब नई रेडिएशन तो नहीं आई, इसके बावजूद जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो एक और करंट पल्स बन जाएगी, एक और काउंट आ जाएगा। तो ये काउंट जो है ये हमारी रेडिएशंस की वजह से नहीं आया, ये हमें कंफ्यूज करेगा। तो ये काउंट्स क्या कहलाते हैं? सुपीरियस काउंट्स, ठीक है। अब इन काउंट्स को रोकने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? तो हमने शुरू में कहा था कि इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैशियस मीडियम है, असल में वो दो गैसों का मिक्सचर है। एक उसमें होती है प्रिंसिपल गैस जो कि हम आर्गोन गैस यूज़ करते हैं, और दूसरी गैस जो हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ब्रोमीन। जिस तरह ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारे हैलोजन हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोमीन एज अ क्विंचिंग गैस। अब ये क्विंचिंग गैस करती क्या है? इस गैस की पहली बात है, इस गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? आप क्विंचिंग गैस कैसे सेलेक्ट करते हैं? बच्चों, ऐसी गैस जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि ऐसी गैस जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारी प्रिंसिपल गैस से कम होता है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं जी, ठीक है। अब जरा हम इसका फायदा देख लेते हैं कि इस गैस का हमें फायदा क्या है और ये गैस कैसे हमारी हेल्प करती है। बच्चों, जो क्विंचिंग गैस होती है उसके आयंस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके मॉलिक्यूल्स का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो लो होता है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बच्चों, इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जो हमारी क्विंचिंग गैस है उसके मॉलिक्यूल, उसके आयंस, क्योंकि जब रेडिएशन आएंगी तो आयोनाइजेशन होगी प्रिंसिपल गैस के मॉलिक्यूल्स में भी और क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स में भी। तो क्विंचिंग गैस के जो आयंस हैं, चूंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इसलिए वो कैथोड तक हमारी प्रिंसिपल गैस आयन से पहले पहुंच जाएंगे। जब पहले पहुंच जाएंगे तो वहां ये कैथोड की सरफेस से टकराएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेंगे तो जिस तरह पहले हुआ था, हमारी जो प्रिंसिपल गैस थी उसके आयंस ने जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो एनर्जी रिलीज की। लेकिन ये क्या करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल, एक आयन जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो वो एनर्जी बजाय उसको फोटोन की शक्ल में रिलीज करने के, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके जो मॉलिक्यूल है उस गैस का, ठीक है, फर्ज कर लें कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, तो वो जो उस आयन, वो मॉलिक्यूल जो है, जो आपके एक आयन बन चुका है, ठीक है, फर्ज करें कि उस मॉलिक्यूल में दो एटम है। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और न्यूट्रल होगा तो बजाय ये आयन जो कि अब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया है, ये एनर्जी को रिलीज करने के ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल जो है ये अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो एनर्जी जो पहले हमारा प्रिंसिपल गैस का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा था फोटोन की शक्ल में, वही एनर्जी अब क्विंचिंग गैस का जो मॉलिक्यूल है वही एनर्जी इस्तेमाल करके, एक तो वो न्यूट्रल होगा और फिर उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? अपने एटम्स में। तो नतीजा क्या होगा? एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी। लेकिन अभी हमारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रिंसिपल गैस है उसके आयंस भी तो ऊपर जा ही रहे हैं, जाहिर बात है उन्होंने भी तो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करने हैं, वो तो एनर्जी फिर भी रिलीज करेंगे। अब वो एनर्जी कहां जाएगी? उस एनर्जी को भी हमारे क्विंचिंग गैस के मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या करेंगे? कैप्चर कर लेंगे। और उस एनर्जी को, जो एनर्जी हमारे प्रिंसिपल गैस के
मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे उसको इस्तेमाल करके इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने एटम्स में तकसीम हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यूं वो एनर्जी जो पहले कैथोड की सरफेस पे फोटॉन्स की शक्ल में जाके टकरा रही थी और वहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उसकी वजह से सुपीरियर काउंट्स आ रहे थे, उस एनर्जी को अब क्विंचिंग गैस जो है वो एब्जॉर्ब करके उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट होते जाएंगे, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अलग अलग होते जाएंगे, अपने एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से जो सुपीरियर काउंट वाला प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं जीएम काउंटर में, एक डेड टाइम वाला और दूसरा सुपीरियर काउंट वाला। अब जरा हम इसके यूजेस और ड्रॉबैक्स को देखते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएम काउंटर के यूजेस और उसके ड्रॉबैक्स। तो यूजेस एक तो आपको पता ही है कि हम रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं इसकी मदद से, ठीक है जी, अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस। इसके अलावा हम रेडिएशन की रेंज और पेनिट्रेशन पावर को भी मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने काउंटर में। अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो आपको पता है कि इसका डेड टाइम जो है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड है, रिलेटिवली लॉन्गर डेड टाइम है। इस वजह से इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग, स्लो काउंटिंग के लिए ये बेहतर नहीं है अपने ज़्यादा डेड टाइम की वजह से। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब रेडिएशन एंटर होती हैं तो करंट पल्स जनरेट होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में। ठीक है। अब वो जो करंट पल्स है, चाहे अल्फा रेडिएशन हो या बीटा रेडिएशन हो या गैमा रेडिएशन हो, उस करंट पल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो एक जैसा ही रहता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हम पार्टिकल्स की जो एनर्जीज हैं उसमें फ़र्क नहीं कर पाते। ठीक है। एक और ड्रॉबैक है हाई वोल्टेज। आपको पता है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस एनोड और कैथोड के दरमियान 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। ये वेरी हाई वोल्टेज है, सो ये इट ऑपरेट्स एट वेरी हाई वोल्टेज। हमें अलग से साथ में लेबॉर्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हमें अलग से साथ में इसके लिए जो है वो वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको जीएम काउंटर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।